मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। और प्रोग्राम का आगाज हम एक शेर से करेंगे कि जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अहले अरबाब नजर। मौत इकबाल का शेर है। आज हमने सोचा शेर से आगाज करें प्रोग्राम का। क्यों शेर से आगाज करें? सुबह सुबह आपको क्या हुआ कि शेर से आगाज करें, वो भी इतनी मुश्किल शायरी? आसान वाला कर दूं? आसान वाली शायरी बताएं हमें। अच्छा, आसान सा करते हैं जी। कि एक और शेर मैंने कौन सा सुबह लिख के रखा था? कौन सा लिख के रखा? आज सुबह से शेर लिख रहे हैं शेर ढूंढ रहे, कौन सा शेर? एक और शेर याद आ रहा है मुझे। जो हैरान है तुम्हारे ज़ब्त पर, कह दो कतील उनसे, जो दामन पर नहीं गिरता वो आंसू दिल पे गिरता है। वाह वाह वाह, ये किसको डेडिकेट किया आपने? जिसने मुझे तंग किया है। जिसने इनको तंग किया है, ये उसको डेडिकेट किया जाता है। आज शायरी का आलमी दिन है, ये हम बताते चले। आज शायरी का आलमी दिन है और इसी हवाले से शुएब सुबह से शायरी लिख रहे हैं और शेर याद करने की कोशिश करेंगे। ये वाला मुझे याद था। अच्छा, इकबाल वाला मुझे भूल जाता है। ये तो दिल से निकला ना आपके? ये दिल से निकला। आपके दिल से निकला तो जाहिर सी बात है। एक और भी शेर याद आ रहा है, सुनाए। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। ये मुझे भी आता था। क्या बात है। तो देखिए, शेर और शायरी से मुझे भी आता था। हाँ, ये बात। कोई और शेर जो ट्रक के पीछे आपने कभी पढ़ा हो? शेर आया भागो भागो शेर आया। वो ऐसा ही है, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में आप कहते हैं मेरा को-होस्ट लाखों में एक। देखिए, हाँ, मेरा शुएब, मोहम्मद शुएब लाखों में एक। अब खुश आप? अब ठीक है, अब ठीक है। देखिए, शेर सिर्फ ये नहीं होता कि मुश्किल मुश्किल शायरी सिर्फ हम निकाल के ले आए और वही हम पढ़ना शुरू कर दें। शेर तो शेर होता है। पढ़नी चाहिए। शेर तो शेर होता है, बबर शेर भी होता है। कोई सियासी शेर की बात नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं। शेर की बात नहीं हो रही। बेसिकली आज का दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है, जो पोइट्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए किया जाता है। 1999 से इस दिन का जो है वो आगाज हुआ है। हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नॉट जस्ट पोइट्री, आज एक और दिन भी है। आज रंगों का दिन है। यस, है ना। आज इसीलिए मैंने कहा डार्क कलर पहनूं, आपने लाइट कलर पहना, क्योंकि हम हर रंग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इस दिन को मनाते भी इस तरह से कि अपनी पसंद का कलर पहनते हैं। अपनी पसंद का कलर पहनते हैं। आज इन्होंने जब मेरे साथ मैचिंग नहीं की तो इन्होंने कहा कि आप मरून शर्ट क्यों नहीं पहन रहे? इन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी का रंग पहनूंगा। तो आज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं डार्क कलर पे, क्योंकि मैं डार्क कलर्स मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, इनको लाइट कलर्स पसंद है, तो आज शुएब ने लाइट कलर पहना। तो आज आपने भी ऐसा ही करना है कि जो रंग आपको पसंद है, आज आप सिर्फ वही रंग पहनिएगा। किसी की नहीं सुननी, मौसम नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना आपने। और अगर वो पिंक वाली बात है ना, अगर किसी लड़के को पिंक पसंद है, पिंक भी पहने। कलर्स का कोई जेंडर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। आपकी मर्जी, आज सेलिब्रेट करें रंगों को, अच्छे से रंग पहन के और उसके बाद शायरी करें आज, है ना। क्या बात है, अपनी मर्जी का रंग पहने और शायरी करें। और जिसने खूबसूरत रंग पहना उसके लिए भी कोई शेर कह दें तो क्या मजा आएगा इसमें। ये दिन क्यों मनाया जाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। क्विकली हम नाज़रीन से शेयर करते हैं। आज का दिन यानी 21 मार्च, जो सूरज है इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर जो है वो होगा, और इसकी वजह से दिन और रात का दौरानिया एक होता है। और इसी दिन की मुनासिबत से जब दिन और रात का दौरानिया एक होता है तो इसको कहा गया जी इंटरनेशनल कलर डे। हालांकि मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी मुनासिबत से हम करते हैं। वैसे वाकई इसकी तुक नहीं बनती वैसे, है ना। तो एक और दिन भी आज जो आप मुझे सुबह सुबह कह रहे थे, वो क्या है? वो आपका दिन जो आप मुझे अच्छा। आज मेरे पास कह रहे सबीना आज आपने मुझे विश नहीं किया। तो मैंने कहा आज इनकी बर्थडे तो नहीं होती इनकी, तो आज ऐसा क्या है? तो आज क्या है शुएब? टीनेजर डे। टीनेजर डे। तो आज इनको सब कॉल करें हमारे प्रोग्राम में और शुएब को टीनेजर डे आज सब विश करें, क्योंकि ये एक टीनेजर है और आज इनका दिन है, आलमी दिन। देखें, 17 का मतलब हुआ टीनेज हुआ ना। 17 का मतलब हाँ। तो मैं 17 मल्टीप्लाई बाय 2 हूँ, तो आप 2 को रहने दें, स्किप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो 17 आप क्रॉस कर दें, उसको मल्टीप्लाई का साइन रखें, क्रॉस 2 कर दें, ऐसा ही? हाँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने शुएब को अच्छा एक मजे का आज एक काम करते हैं, ठीक है। हमारी ऑडियंस भी इतनी क्रिएटिव है, इतने मजे के आइडियाज, इतने मजे की कॉल्स हमें आती हैं। तो आज शुएब को आप सब ने टीनेजर डे शायरी में के तौर पे आपने विश करना है। वैसे भी आपको शेर सुना सकते हैं, आप रिकॉर्ड करें जी, वीडियो बनाएं उस शेर की, हमें भेजें, वो वीडियो हम आपकी प्ले करेंगे। देखते हैं कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको शेर व शायरी से कितनी ज्यादा रग़बत है। तो आज देखते हैं। ठीक है, डन। आज देखते हैं। मौसम का हाल बताओ, बाद में आपका दिन मजीद। मौसम का हाल जरूर बताएं, मौसम का हाल जरूर बताएं, लेकिन इससे पहले क्या बताएं कि कहाँ पर सूरज चमक रहा है आज। जो लास्ट 24 आवर्स गुजरे हैं, जो आज दिन का आगाज हुआ, क्विकली नाज़रीन से वो हम जरूर शेयर करते हैं कि इस्लामाबाद की बात करें, यहाँ पर भी आज बारिश हो रही है, बल्कि मूसलाधार बारिश हो रही है। लफ्ज तो कुछ और माइंड में आता है मेरे जब इतनी तेज में बारिश देखता हूँ, लेकिन
हाँ, कैट्स एंड डॉग्स। तो बहुत तेज बारिश हो रही है और इसी वजह से आज स्कूलों में ना बच्चों की हाजिरी मुझे कम लग रही है। मेरे बच्चे भी नहीं गए, मेरे काके भी आज कोई नहीं गए स्कूल। बहुत तेज बारिश थी, बचपन में हम भी ये बहाने किया करते थे। उन्होंने बहाना नहीं किया, हमने उनको उठाया ही नहीं। हमने कहा तगड़ी बारिश है आज, छतरी तोड़ बारिश है आज। अच्छे माँ बाप है। तो बस हमने कहा आज नहीं भेजते। लेकिन और सिर्फ इस्लामाबाद की बात क्यों करें सबीन, वो शहर जहाँ बारिश बहुत कम होती है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, उसकी बात भी करते हैं। वहां पर भी मूसलाधार बारिश हुई है। मैं इलाके देख रहा था, गुलशन इकबाल, बहरिया टाउन, गुलबर्ग, गुलिस्तान जौहर, बादल जम के बरसे हैं, सोराब गोट, सुरजानी फरल भी एरिया, यहाँ पर भी बारिश हुई है। सुपर हाईवे पर भी बारिश हुई है और इसके अलावा भी कराची के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हुई है और जमकर बादल बरसे हैं। तो कराची में जब भी बारिश होती है वाकई वो खबर होती है, क्योंकि बारिश वहाँ बहुत कम होती है। वहाँ कम होती है, ज्यादा होती है तो। लाहौर में भी बारिश हुई है। लाहौर में बारिश हुई है, अच्छा जबरदस्त। और लाहौर में भी मूसलाधार बारिश है जनाब। केनाल रोड, लॉरेंस रोड, जमान पार्क में भी बादल खूब बरसे हैं। कसूर में भी, कसूर ज़्यादा है लाहौर से बिल्कुल करीब है, वहाँ पे बारिश हुई, आलाबारी। अच्छा, कल इस्लामाबाद में भी कुछ जगहों पर शाम को आलाबारी भी हुई थी और आज़ाद कश्मीर में भी बादल जो है वो जमकर बरसे। तो तकरीबन अगर हम देखें ना पूरे मुल्क की सूरत हाल, तो एक बेशतर हिस्सा ऐसा है मुल्क का जहां पर बादल जमकर बरसे हैं और अगले 3 रोज तक कह रहे हैं कि जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है एक स्ट्रांग वेदर सिस्टम है और बारिश होगी और ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम इसी तरह से बारिश बरसाता रहेगा। तो इस्लामाबाद हो या कोई और शहर हो, अगर आपने कोई प्लान करना, ट्रैवल प्लान करना, बाहर निकलना है, तो आप देख लें कि मौसम आपका कैसा, यानी आवरली वेदर देखें अकॉर्डिंगली। एंड एक जुमला सिर्फ, जो स्पेशली बाइक पर जाने वाले हजरात ने प्लीज एहतियात के साथ जाएंगे, रोड्स आर स्लिपरी, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल, और जो गाड़ियां चलाते हैं वो भी बाइक्स वालों का बहुत ज्यादा ख्याल जरूर करें, उनको छिट्टा ना फेंक के जाओ। तो आपने ट्रैवल प्लान की बात की, आज का मौसम हम बता दें ताकि लोग आज के लिहाज से अपने दिन को प्लान करें। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले इस्लामाबाद का मौसम बताते हैं। जैसे कि शोएब ने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर बारिश हो रही है, तो कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड आज इस्लामाबाद का मौसम रहेगा। लाहौर की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और कराची की बात करेंगे तो वहाँ पर कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहेगा। पेशावर की बात करेंगे जनाब, पेशावर में कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा की बात करेंगे जनाब, कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और वहाँ पर भी बारिश होगी। तो जैसे कि शोएब हमने पहले बताया कि मौसम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल ही है, कहीं पर बादल है, बारिश है, ठीक है, लेकिन वो आप वाली बात हो जाएगी जहाँ पर बादल होते हैं वहीं पर बारिश जाहिर है, बादलों के बगैर बारिश होने का कोई निजाम नहीं है। लेकिन कभी कभी जहाँ पर बादल होते हैं वहाँ पर बारिश नहीं भी होती, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बादल ना हो और बारिश हो जाए, ये नहीं हो सकता। ओके फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके। बहुत खुश हैं, लेकिन आप प्लान जरूर करें। आज मैं खुश हूँ, क्यों? मौसम की वजह से, मौसम की वजह से भी वैसे भी बहुत खुश हूँ। खुशी आपको नजर नहीं आ रही? नजर आ रही है। हाँ। वैसे पाकिस्तानी कितना खुश है, आज इसकी बात से आगाज करते हैं अपने उन स्टोरीज का जो हमने पिक की हैं कि दुनिया की जो खुश और मुतमईन कौमों की फहरिस्त है, हम इसकी बात करते हैं। पाकिस्तान का नंबर आया जनाब 103 नंबर पर पाकिस्तान आया है। और ज़्यादा जो एक खबर हमारे सामने आती है ना कि जब हम देखते हैं अच्छा हमारे खित्ते में क्या सूरत हाल है, बिलखुसूस जो भी खबर आए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम उसे कंपेयर करते हैं सबीन भारत से। तो भारत को जनाब पीछे छोड़ दिया है। भारत में जो लोग हैं वो पाकिस्तान की निस्बत कम खुश हैं। 136 नंबर है जनाब भारत का, 136 नंबर है भारत का, लेकिन 103 नंबर आई थिंक इट्स स्टिल गुड। जिस तरह के माहौल हैं, लोग जितने खुश और मुतमईन हैं, लेकिन बहुत अच्छा हो जाए कि अगर हम फर्स्ट नंबर पे आ जाए। तो फर्स्ट पे फिनलैंड है फर्स्ट नंबर पे। ये सर्वे किया गया है और जिसमें पता किया गया है कि किस तरह से कौन कौन से नंबर पे है, कौन सी। लेकिन देखिए ना, फिनलैंड की बात आपने की ना, खुश है। हाँ। डेनमार्क भी खुश है। हाँ। स्विट्जरलैंड भी खुश है। लेकिन जो नाखुश कौम है उसकी बात भी कर लेते हैं ना, तो जंग ज़दा इलाके की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान इसका नंबर पहला है, यानी सबसे नाखुश है, नाखुश में पहला नंबर है इसका। जिम्बाब्वे और रवांडा, इनका भी उसी लिस्ट पे नंबर आता है जनाब कि नाखुश मुल्क हैं। चलिए, तो हमने बात कर ली कि कितने खुश हैं पाकिस्तानी, कितने खुश हैं भारत वाले, और कौन सा मुल्क खुशी में ऊपर और कौन सा मुल्क नाखुशी में ऊपर। नाखुश है, लेकिन साथ साथ हम ये दुआ जरूर करते हैं कि जितने भी लोग हों वो खुश रहें, कोई कंपटीशन खुशी का ना हो। वैसे खुशी का कंपटीशन अच्छा है कि खुश रहने के लिए सब कोशिश करें। बिल्कुल। तो खुश रहा करें जी। कल भी हमने इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी हमने सेलिब्रेट किया और आप सबसे भी हमने कहा कि खुश रहना सीखें। अच्छा जी शोएब, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्वीट आई है। सबसे पहले हम जरा वो ट्वीट तस्वीर दिखाते हैं, हम जो सोशल मीडिया पे शहजाद रॉय ने शेयर की है, और उसके बाद ये देखें जी। अच्छा, इन्होंने ये तस्वीर शेयर की है और उन्होंने कहा कि मेरी
मेरी उन्होंने हेल्प मांगी है सबसे कि ये बताएं मुझे कि तस्वीर आखिर किसकी है। वो पहचान नहीं पा रहे इस तस्वीर को और वो कह रहे हैं कि आप लोग बताएं, जितने भी ट्विटर सारिफीन हैं वो कहते हैं कि वो बताएं कि ये किसकी तस्वीर है। कुछ लोगों ने कहा इमरान खान है, कुछ लोगों ने कहा शहबाज शरीफ हैं और कुछ ने पता नहीं क्या क्या, मतलब जिसको जो लगा वो बता दिया। एक तस्वीर के इतने रुख कैसे हो सकते हैं? और जिसको लगा इमरान खान है उसने कहा कि भाई आपने सपोर्ट करना है, खुल के करो, ये क्या तरीका हुआ कि आप पूछ रहे हो शर्ट पहन के। हाँ। जिसको ये नहीं यकीन है कि इमरान खान की पिक्चर है, लोगों ने कमेंट्स किए। हाँ, मैं लोगों के कमेंट्स की बात भी करूं, प्लस अगर हम अपनी बात भी करें तो लग तो ऐसे ही रहा है। आपको क्या लग रहा है? एग्जैक्टली ऐसे ही लग रहा है। मुझे ऑनेस्टली भी समझ नहीं आ रही इसकी। इस वक्त भी अगर हम देख रहे हैं तो वो पिक्चर ही ऐसी है कि उसकी बिल्कुल समझ फिलहाल नहीं आ रही। अच्छा, वैसे उन्होंने खुद लिखा कि ये एक पाकिस्तानी मशहूर शख्स है। हाँ। फिर भी लोग लिखते हैं कि गेम्स ऑफ थ्रोन के किरदार व्हाइट वॉकर से वैसे कमाल करते हैं सोशल मीडिया सारिफीन। वैसे ये इन मामलात में ना मेरे ख्याल में कमाल करते हैं कि वो लिखा होता है, अक्सर कैप्शन भी बड़े होते हैं, जो जहन में आता है वो लिखना शुरू कर देते हैं। वाह क्या बात है। लेकिन जरूर बताएं आप भी शहजाद रोए की ट्वीट के नीचे जाकर कॉमेंट करें, आपको क्या लगता है कि ये किसकी तस्वीर है, कौन से ऐसे मशहूर पाकिस्तानी पर्सनालिटी है। ठीक है जी, पाकिस्तानी मशहूर पर्सनालिटी से मुझे याद आया कि एक और खबर भी हमारी नज़र से गुजरी थी। साबिक कप्तान वसीम अकरम, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया अपने बेटे की, तैमूर की, किक बॉक्सिंग की ये वीडियो है। किक बॉक्सिंग का मुकाबला है और सोशल मीडिया पे जो वीडियो उन्होंने शेयर किया आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर कि तैमूर अकरम को रिंग में मुखालिफ बॉक्सर के साथ लड़ते देखा जा सकता है। अपनी ट्वीट के कैप्शन में वो लिखते हैं, यानी वसीम अकरम लिखते हैं बेटे से मुताल्लिक कि तैमूर मुझे तुम पर फख्र है, ये तो अभी आगाज है, मजबूती से आगे बढ़ते रहो। और इस वीडियो में देख रहे हैं कि जब वसीम अकरम के बेटे तैमूर अपने हरीफ पर मुक्कों की बरसात करते हैं तो पीछे से उनकी वालिदा शनीरा अकरम भी उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं। एग्जैक्टली वही देख रहे, आवाजें आ रही है पीछे से, जिस तरह हम अभी ऑडियो भी सुन रहे हैं साथ साथ। ये शनीरा की भाभी की आवाज भी आई। एग्जैक्टली, लेकिन किस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है। चारों शान चित किए अपने हरीफ को उन्होंने। सही बात है, क्या फाइट है वाकई में, जबरदस्त जबरदस्त जी। अच्छा जी, अब एक और ज़रा स्टोरी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये पिक्चर ये वीडियो ऑटोग्राफ वाली है कि शाहिद आफरीदी ने किस तरह से जो इंडिया का झंडा है उस पर एक फ़ैन को ऑटोग्राफ दिया है। इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल है इस वक्त हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मनाजिर। सोशल मीडिया सार्फिन इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा अमन की बात करते हैं और इसके साथ साथ झंडे पर भी ऑटोग्राफ दिया और उसके बाद उन्होंने शर्ट पर भी ऑटोग्राफ दिया है। बस में ये हैं और वहाँ पर एक फ़ैन इनको मिले और उन्होंने इनसे झंडे पर ऑटोग्राफ मांगा और ये अभी हम स्क्रीन पर भी मनाजर देख सकते हैं। अमन की बात होती है, सबसे आगे में भी हम अमन की बात करते हैं हमेशा और ज़बरदस्त ये मेरे ख्याल में जो बॉर्डर का उस पार है वहाँ पर भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। पास मागला की हिल्स यहाँ पर तेंदुए को गोलियां मारकर हलाक किया गया है और कहा यह जा रहा है वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक 13 गोलियां मारी गई 13 गोलियां मारी गई हैं और उसके बाद जो उसके जिस्म के ऑर्गन्स थे उसको भी ले गए। 11 गोलियां मारी गई हैं। 11 गोलियां मारी गई हैं और उसके बाद नामालूम अफराद थे ये और उन्होंने उसकी टांगे भी ले गए, दुम भी काट कर ले गए। मतलब ये मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि कौन इसके अंदर इन्वॉल्व था, उनको तो पकड़ा जा सकता है। लेकिन बहुत हैरानगी होती है इस तरह की खबरें देख के, जिस तरह से अभी आपने हिरन की खबर शामिल की, आग लगने की और वहीं पर अभी हमने तेंदुए की खबर शामिल की। तो किस तरफ हम जा रहे हैं, हम किस तरह हम सोचते नहीं हैं, जानवर हैं बेशक या इंसान हैं बेशक, हम ख्याल नहीं करते, एहसास नहीं है। एहसास की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में एक अच्छी खबर भी है शुएब। बिल्कुल है, हमने कल भी शेयर किया था आपसे कि बाइक वाला खुश होने वाला है, रिक्शे वाला खुश होने वाला है, 800 सीसी गाड़ी वाला खुश होने वाला है। कितना खुश होने वाला है? कल तो हमारे पास खबर थी कि 50 रुपए पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अब जो ऐलान हुआ है जनाब तो वो कहा जा रहा है कि 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल होगा सस्ता। कितना और कैसे मिलेगा? वज़ीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक साहब ने डिटेल्स शेयर की हैं और कहा है कि मोटरसाइकिल्स वालों को माहाना 21 लीटर, छोटी गाड़ी वालों को 30 लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा और सब्सिडी के लिए सारिफीन को रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्टर्ड सारिफीन शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड से सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। बैंक के जरिए एस्क्रो अकाउंट, एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है बेसिकली, एस्क्रो अकाउंट खुलवाया जाएगा और उसके बाद सस्ते पेट्रोल की जो फराहमी मुमकिन हो पाएगी। और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हिदायत जारी की गई हैं कि 6 हफ्ते में इसको नाफिज किया जाए। अब लेट्स सी कि 6 हफ्ते में जब नाफिज होगा तो किस तरह से आगे बढ़ता है, बिकॉज ज़रा डाटा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी होता है, नादरा के पास डाटा होता है किसकी कितनी इनकम है और जब ये पेट्रोल मिलेगा तभी आवाम खुश होंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी है कि अगर आपने अपनी उस लिमिट से आगे जाके पेट्रोल यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आपकी लिमिट है 21 लीटर,
तो फिर आपको 21 लीटर मिलेगा। अगर आपने उसका ना मुझे उसके अलावा भी चाहिए तो फिर उसमें 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपको खुद से पैसे देने पड़ेंगे, वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल 6 हफ्ते के अंदर वी रियली होप कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि इस वक्त हमें खुशियाँ चाहिए। ये एग्जैक्टली हमें जब इम्प्लीमेंट होगा सबीन तब मालूम होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये एस्क्रो अकाउंट जो कि हमारे लिए भी एक नई टर्म होती है। हाँ। तो वो जो बाइक वाला है, वो रिक्शे वाला है, ज़रा उसको ये समझाना आगे ही देना कि जी अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। अकाउंट खुलवाने के बाद आपको ये सब्सिडी मिलेगी और इसमें कैसे जो भी पेट्रोल पंप्स हैं वो ज़ाहिर उनको भी ऑन बोर्ड लेना है। तो एक ह्यूज प्रोसेस है, बट आई होप आई रियली विश कि गवर्नमेंट इसको सीरियसली देखे ताकि जल्द से जल्द ये रिलीफ आवाम तक पहुँच सके, बिकॉज आवाम वाकई परेशान तो है। आवाम वाकई परेशान है, लेकिन आज आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आज आपने, जैसे हमने शुरू में बताया कि आपने रंगों को सेलिब्रेट करना है, शायरी को सेलिब्रेट करना है, शायरी के आलमी दिन को आपने मनाना है। और इसी हवाले से शायरी की जब बात आती है तो उर्दू जुबान की बात आती है, और उसमें देखा जाए तो मेजबानी में कुछ लोग उसको बहुत प्रमोट भी कर रहे होते हैं, जिनमें एक नाम आफ्ताब इकबाल साहब का है। क्या जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं वो। बिल्कुल जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे आफ्ताब इकबाल साहब। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र हमने किया था जिनकी उर्दू से बड़ा कुछ हम सीखते हैं, जो सिखाते हैं एक लफ्ज़ भी जुमला भी। मारूफ सहाफ़ी, टीवी मेज़बान आफ्ताब इकबाल साहब की हम बात करें। सहाफ़त में उनकी एक अलग पहचान है। लगभग 40 साल उनका करियर, एक कॉलम निगार, एंकर की हैसियत से खूब शोहरत उन्होंने कमाई है। लेकिन जो उनका प्रोग्राम है ना खबरनाक, उनकी पहचान बना। फिर हमने खबर के साथ लफ्ज़ बदलते गए, यानी लाके बदलते गए, चैनल्स भी बदलते गए। तो आज उनसे ये खुसूस पे ये सवाल हो सकता है कि चैनल्स क्यों बदलते हैं आप? बिल्कुल, और हमें बिल्कुल वो ज्वाइन कर रहे हैं आज। हम उनसे इसी हवाले से मुलाकात करना चाह रहे थे कि एक तो ज़ाहिर है ये जो मामला के चैनल्स बदलना, लोग जानना भी चाहते हैं आखिर क्यों, लेकिन जो उनकी गहरी निगाह मुल्क की सूरत हाल पर है, सियासी सूरत हाल पर है, उस पर हम बात करेंगे। आफ्ताब भी बहुत शुक्रिया, आपने सुबह से आगे में वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहते हैं आपसे तोशाखाना केस, इससे गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान साहब, उनकी जमात PTI, इसका जो रवैया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मुल्क की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए क्या असरात मुरत्तब कर रहा है? दो चीज़ें हैं शुएब साहब, एक तो ये कि तोशाखाना केस और दूसरा ये जो कुछ गिदड़ मची है इसके असरात। केस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं बेलाग बात करूँगा बखुदा, इससे ज़्यादा फ्लिमजी, इससे ज़्यादा फ्रिवलस, इससे ज़्यादा रिडिकुलस केस मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पढ़ रखा है, मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ रखी है, मैंने CRPC को भी काफ़ी खंगाला हुआ है। मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से ही नहीं कह रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब एक तगड़े कानूनदान हैं और मैं वक्तन फ़वक्तन उनके साथ भी डिस्कस करता रहता हूँ। केस में ना कोई जान है, ना केस का कोई तुक है। इसको बस मुहावरों में एक्सप्लेन किया जा सकता है। इत्तफ़ाक़ ऐसा कि ज़्यादातर मुहावरे पंजाबी हैं और आपकी ऑडियंस जो है ना, बहुत सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आएंगी। बस थोड़े कहे को ज़्यादा समझें कि ये इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ अहमकाना केस है, एक बात। लेकिन इसके नतीजे में जो रद्द-ए-अमल क्रिएट हो रहा है, जो इर्ताश क्रिएट हो रहा है, जो एक तलातुम की कैफियत है, दैट इज़ वेरी डेंजरस, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, दैट इज़ नॉट गुड फॉर इकॉनमी स्पेशली। बाकी जमहूरियत का जहाँ तक अगर आप देखें तो जमहूरियत में इस तरह की चीज़ें होती हैं, हर मुल्क में धींगा मुश्ती होती है, क्या कुछ नहीं होता। इवन यूनाइटेड स्टेट्स में आपने देख लिया था, डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस दिन फारिग हो रहे थे तो कैपिटल हिल पे चढ़ाई हो गई थी। तो ये इस वक्त जो कैफियत है ना, ये कहना कि एक खान साहब जो गिरफ्तारी नहीं दे रहे या खान साहब एक लंबे चौड़े जल्लौ में ट्रैवल करते हैं, तो उसकी वजूहात हैं। ये एक आम केस नहीं है, इसको आम केस मत समझें कि आम लोगों की तरह। अगर ये आज से कोई 1 साल पहले वाली बात होती ना, तो इस पर कोई कभी सोच विचार की ज़रूरत ही नहीं थी, कभी गौर व खौज की ज़रूरत ही नहीं थी। इमरान खान इससे पहले भी 1-2 दफ़ा अदालतों में गए हैं इन्हीं केसेस के हवाले से, यानी वो जो जज ज़ेबा थी उनके मुकदमे में वो हाजिर हुए थे। तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई कि उन्हें इस तरह का लंबा चौड़ा साथ लाओ लश्कर लेके चलना पड़े। इस वक्त की कैफियत ऐसी है भाई कि उनका एक अपना बयानिया है।
मैं ज़ाती तौर पर उससे कन्विंस्ड हूँ। मैं इस पर बहस इसलिए नहीं करूँगा कि यू हैव अ राइट टू ओपिनियन, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू ओपिनियन। आप जो बात कहते हैं हो सकता है आपके ख्याल में वो ठीक हो, मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से जो कैफियत है वो इस वक्त जितना हो सके अपने आप को गिरफ्तारी को अवॉइड करें। वरना मैं उन लोगों में से था जो बहस किया करते थे कि खान को डर काहे का है, खान आज गिरफ्तार हो गया, उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको पर लग जाएंगे। लेकिन ये जब से वाकया हुआ था ना वजीराबाद वाला, और उसकी आफ्टरमैथ और उसके बाद मिलने वाली इंटेलिजेंस और खबरें और जो एक बयानिया भी है और उसके साथ साथ एक जो एनालिसिस है, उसका तकाजा है कि इमरान खान को अगर कोई एक चीज़ ज़िंदगी में अवॉइड करनी है फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स तो वो गिरफ्तारी है। तो अल्लाह ने चाहा तो वो अवॉइड करता रहेगा, हाजिर ज़रूर होगा गिरफ्तारी से। हाँ, जब स्टेट कहेगी जी गिरफ्तार करना है आपको, अदालत कह देगी जी आपकी गिरफ्तारी है, हर तरफ से राहें मसदूद हो चुकी हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ही विल बी द फर्स्ट टू गो। आप देखते रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है आफ्ताब साहब, आप एक बात भी कर रहे होते हैं, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप रख रहे होते हैं सामने, और बहुत सारी चीज़ों पे हम बात भी कर रहे हैं कि साथ साथ पीटीआई की बहुत सारी गलतियां भी सामने आती हैं जो कि माहिरीन कहते हैं कि वो उनकी गलतियां थी, जिनमें से एक गलती थी असेंबलियां छोड़ना और नेशनल असेंबली छोड़ना और सूबाई असेंबली को तहलील करना। इस हवाले से जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये फैसले दुरुस्त थे पीटीआई के? देखिए, अगर तो आराम और सुकून की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि खान ने इन दोनों डिसीजंस के साथ अपने आप को, अपने साथियों को, अपनी टीम को, अपनी पार्टी को और मुल्क की सियासत को काफ़ी झंझोड़ के रख दिया है। मैं ये तो नहीं कहता कि नज़ई कैफियत में मुब्तला कर दिया है, लेकिन जो एंड्स होते हैं ना, उसके लिए जो मीन्स जस्टिफाई होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में, ये डेस्परेट सिचुएशन थी, तो इट कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो हो सकता है मैं इख्तलाफ करूं कि नेशनल असेंबली से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। अच्छा। और उस वक्त भी मेरी यही ओपिनियन थी, लेकिन पंजाब असेंबली को ख़त्म करके, पंजाब असेंबली अगर ना छोड़ी होती तो इस वक्त इनकी बादशाही थी यहाँ पे। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि रावी सिर्फ सुकून और सुकून लिख रहा था, सिर्फ आराम लिख रहा था कि जनाब इसमें अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इलेक्शन कब करवाएं, साल बाद करवाएं, 6 माह बाद करवाएं, 2 माह। तो कानूनी कैफियत जो है ना, उसमें मुब्तला करना, एक सिचुएशन में मुब्तला करना, ये मैं समझता हूँ खान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उससे भी बड़ी अचीवमेंट उस रात को इस पुरस्कार तरीके से 186 वोट्स का यकजा होना, ये इतना बड़ा सरप्राइज़ था कि मैं समझता हूँ उस चेन ऑफ सरप्राइजेज़ में नंबर 2 तो ज़रूर है। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि बाकी 3 सरप्राइजेज़ क्या थे, सबसे पहला ये था कि 10 अप्रैल को जो कुछ हुआ, यानी 9 अप्रैल की रात को ही और 10 अप्रैल की सुबह से जो शुरू हुआ मामला, वो एक इतना बड़ा सरप्राइज़ था कि वो ना तो पीडीएम ने सोचा था, ना इदारों ने सोचा था, ना हुकूमती मशीनरी ने सोचा था, ना इमरान खान ने सोचा था कि ये सब कुछ मुमकिन है। नंबर 2 सबसे बड़ा सरप्राइज़ है कि ये जो सो कॉल्ड बर्गर बच्चे हैं, ये जो यंग टाइगर्स हैं इमरान खान के, जो बड़े सोल, बड़े नर्म, बड़े मुलायम और बड़े बेचारे मम्मी डैडी टाइप हैं, ये सोटियाँ, लाठियाँ, हत्ता के गोलियाँ खाने के लिए तैयार, ये भी किसी ने नहीं सोचा था और आप लोगों ने ये भी देख लिया। तीसरा सरप्राइज़ 186 वोट्स इकट्ठे, ये कितनी बड़ी सरप्राइज़ थी, ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा जब राना सनाउल्लाह खुद नविश्त लिखेंगे तो इसमें ज़रूर तज़किरा करेंगे, डंडी नहीं मारेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूर आपने ज़रा शेयर भी किया, आप तस्करे की बात भी करें। लेकिन आफ्ताब साहब, एक चीज़ और भी, हम जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल की बात करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि जो कुर्सी है उसकी जंग हमें नजर आती है। एग्जैक्टली अगर हम आफ्ताब साहब ये देखें कि किस तरह से गरीब आवाम पिस रही है, किस तरह से गुर्बत हो रही है इस मुल्क में, महंगाई किस हद तक पहुंच चुकी है, लेकिन आप जब भी टेलीविज़न लगाते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल लगाते हैं, तो हमेशा आपस की लड़ाइयाँ देखने को हमें मिल रही होती हैं कि एक दूसरे पर ब्लेम हो रहा है, इलेक्शंस की बात हो रही है सिर्फ। ये डेस्परेशन कुर्सी की आखिर है क्या? देखें सबीन, अब कुर्सी की हवस जो है ना,
ये इसको हम बाहर बैठ के कहते हैं, हम पॉलिटिक्स चूँकि कर नहीं रहे ना, तो पॉलिटिक्स इज़ जस्ट लाइक एनी अदर एक्टिविटी। जैसे गेम है, फॉर इंस्टेंस आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? आप सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए तो नहीं खेलते ना, आप जीतने के लिए खेलते हैं। तो पॉलिटिक्स में इक़्तिदार सबसे बड़ी व्हीकल है जिस पे बैठ के आप अपने मंशूर पे अमल दरामद कर सकते हैं। इसको कहना कि कुर्सी की हवस है, ये ज़्यादती है। कुर्सी की हवस होती है जब आप इक़्तिदार की खातिर ज़मीर बेचना शुरू कर दें। तो इसलिए अगर आज पीपल्स पार्टी कुर्सी के लिए एफर्ट कर रही है, अगर शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी कुर्सी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो ये उनका हक है। अलबत्ता जो कुछ राजा रियाज ने किया था, बल्कि जो कुछ राजा रियाज एंड कंपनी ने किया था, ये उनका हक नहीं था। वहाँ पर कुर्सी की हवस है। तो इमरान खान भी अगर कुर्सी के लिए कोशा है, तो कुर्सी के बगैर तो वो उसके पास सिवाय एक ट्रक के और चंद टाइगर्स के कुछ और बचता ही नहीं है। उसने जो वादे कर रखे हैं, जो बातें कर रखी हैं, उनको इम्प्लीमेंट तो वो इक़्तिदार और कुर्सी के ज़रिए ही कर सकता है ना। तो इसलिए ये ना कहा करें कि कुर्सी की हवस है। इक़्तिदार में आना इसी तरह जैसे हर मैच में फाइनल जीतना हर टीम की ख्वाहिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन साथ साथ आफ्ताब साहब, अगर हम ये भी देख रहे होते हैं कि जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि एक दूसरे की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, तमाम पॉलिटिशियंस की, तमाम पार्टीज़ की अगर हम बात करें कि चले ठीक है, हक है उनका इक़्तिदार में आना, इलेक्शंस लड़ना, लेकिन एट द सेम टाइम आपस में इस हद तक दुश्मनी। तो लेकिन सियासत में इस तरह की ये जो शदीद तकसीम, इसको तकसीम हम जरूर कहेंगे, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस नजर आती है। एग्जैक्टली। तो ये इंटॉलरेंस का जिम्मेदार आखिर कौन है? बात क्यों नहीं सुनते एक दूसरे की? अब ये सवाल आपने इंतहाई चुभता हुआ कर दिया कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। ये जो पोलराइजेशन हो चुकी है, ये इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई दर्दनाक है। मैंने आज अपने दो दोस्तों से, मतलब मैं, अगर आप ख़ुद बताइए सबीन, अगर आप अपनी किसी बहुत अच्छी फ्रेंड को ये कह दें कि भाई आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसका जवाब दे दिया, आज के बाद, गौर से सुन लीजिए, आज के बाद इस ग्रुप में आपने पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करनी, तो मेरा क्या इंप्रेशन लेकर, आपका क्या इंप्रेशन लेकर आपकी वो फ्रेंड जाएगी? वो तो यही कहेगी ना कि आज से मेरा इसका ताल्लुक़ कता हो गया। तो ये सूरत हाल होगी है। लोग शादियों ब्याहों पर आपस में मिलना बंद कर गए हैं, लोग इकट्ठे बैठना बंद कर गए हैं कि नहीं यार वहाँ बैठेंगे तो क्यों जी, फिर तबाह करता ना तुसी साडा मुल्क है। अब ये एक टिपिकल फ़िक्र है जो मतलब हर ज़बान ज़दे आम है। तो इसकी ज़िम्मेदारी जिसकी है, ये मुर्ख पे छोड़ दें। अपेरेंटली मैं समझता हूँ कि ये हालात जो है ना, ये इशारा उसकी तरफ जाता है जिसे हम उर्फ़ आम में मिस हैंडलर कहते हैं। ये बुरी तरह से मिस हैंडल्ड सिचुएशन है। ये रिजीम चेंज का भी मिस कैरेज था, ये हैंडलिंग का भी मिस कैरेज था। इसलिए आप कुछ अरसा ठहरिए। मौर्रिख बहुत ज़्यादा बेसब्रा नहीं है मेरे और आपकी तरह। वो जब लिखेगा तो एक एक के साथ इंसाफ करेगा। शायद सबको बीच में वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दे, लेकिन अपेरेंटली इल्ज़ाम उधर ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मौर्रिख जो है वो ज़रूर लिखेगा और जल्द लिखेगा। आफ्ताब भाई, ये तो हम कुछ सियासी माहौल पर बात करते हैं, जरा मूड को भी चेंज करते हैं। आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि उस पर भी हम ज़रूर चाहते हैं कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। जैसे कि सभी हम देखते हैं कि अक्सर उर्दू के जो अल्फाज हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ पर भी बात करते हैं, उनके मानी भी आप शेयर करते हैं, और ये जो आपका अंदाज़ है ख़ासा मशहूर भी है, हम सीखते हैं। एग्जैक्टली कि जो फ़लाँ लफ्ज़ है वो दरअसल ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। तो इस खूबसूरती के साथ आप उर्दू सिखा भी रहे होते। आपने खुद उर्दू कहाँ से सीखी? मैंने इस सफ़र का आगाज़ घर से ही किया था, अब्बा से, ज़फ़र इकबाल साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकायदा ज़बानदान हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें उबूर है, दस्तरस है इस पे। तो मैंने ये दर्स उन्हीं से लिया कि जिस तरह कहते हैं ना, बात बड़ी मौसर करनी चाहिए। आपके फ़िक्रे में इतना असर होना चाहिए कि आपको दूसरा फ़िक्रा बोलना ही ना पड़े। तो मैंने उसको कंडेंस करते करते लफ्ज़ तक ले आया हूँ कि लफ्ज़ भी इतना मौसर हो कि आपको इकॉनमी ऑफ वर्ड्स करनी पड़े। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे उम्दा बयान मुख्तसर बयान है। बेशक। और शेक्सपियर कहता है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। वारिस शाह ने इससे मिलती जुलती बातें कर रखी हैं, हर बड़े मुफक्किर राइटर ने ये कह रखा है। तो ब्रेविटी के लिए
जो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स करना पड़ता है। जब हम सहाफ़त पढ़ रहे थे और सहाफ़त बाकायदा न्यूज़ रूम में बैठे कर रहे थे ना, तो जेफरी प्लेयर जैसे हमारे असातिज़ा जो हैं वो कांटे लगाते थे कि ये लफ्ज़ सुपरफ्लुअस है, गैर ज़रूरी है, तुम इसको इसके बगैर भी गुजारा कर सकते हो, बल्कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे तो अगले 3 लफ्ज़ निकालने पड़ जाएंगे तुम्हें। जितनी इकोनॉमी करोगे उतना अच्छा है। और हर मौका, हर महल के लिए एक लफ्ज़ है। आपने 6 सितंबर की बात करनी हो तो ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा झंडा है, ये हमारा परचम है। झंडे और परचम में बड़ा फ़र्क है। झंडा तो किसी भी जगह आप देख सकते हैं, परचम कौमी होता है। बिल्कुल आफ्ताब साहब, बहुत खूबसूरती से आपने उर्दू ज़ुबान के बारे में बताया और अपनी मेज़बानी के बारे में बताया, लेकिन साथ साथ लोग ये गिला कर रहे होते हैं या इस पर भी तबसरा चल रहा होता है कि आप वो एंकर हैं जो कि बहुत तेज़ी से चैनल्स बदल रहे होते हैं। आखिर क्या वजह है? चैनल्स आपको पसंद नहीं आते, क्यों चैनल्स तब्दील करते हैं? अब इसमें हवादिस ज़माना ही ऐसे होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं सबीन। मैं ना चाहते हुए भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं एक जगह टिक के बैठूं, और लेकिन हालात ऐसे कर दिए जाते हैं कि वो जो मेरे दिल मेरे मुसाफिर पढ़ने को दिल चाहता है, तो ऐसा सिलसिला रहता है। इसमें मुझे को बहुत खुशी नहीं होती नकल मकानी करने की। मेरे शो का आलम यह है, बिल्कुल ऐसा है। एक ज़माना था जब मैं किराए के मकान में रहता था, तो जिस अजियत से मैं गुजरता था और मेरी बीवी और मेरे बच्चे और मेरे घर वाले गुजरते थे ना, जब घर चेंज करना होता था, तो बिल्कुल वही कैफियत होती है। नया चैनल, नई जगह जाना, नई आइडियोलॉजी, नई पॉलिसी, नया कल्चर, तो किसको शौक होता है ये सब कुछ करे। आप यकीन कीजिए, ये हमेशा ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं होता। हालात ऐसे हो जाते हैं, अरसा हयात आप पे तंग कर दिया जाता है, मामलात ऐसे हो जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपका टेंटवा दबा दिया जाता है, तो उस पर फिर आपको कहीं ना कहीं, लेकिन रब्बे करीम चूँकि सारे मामलात को ख़ुद मॉनिटर कर रहा होता है, इसलिए मैंने हमेशा ही उसी पे छोड़ा है कि जो बेस्ट है वो मेरे और मेरी टीम के लिए करना। इसमें टॉप प्रायोरिटी पैसे नहीं होते। अगर पैसे होते तो अब मैं आपको क्या बताऊं, आजकल मैं बहुत कुछ जो है ना वो बता सकता हूं आपको कि अगर पैसे होते तो मैं यूं बाहर बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे ना चल रहा होता। कुछ और भी देखना पड़ता है। ज़बरदस्त, ये कितना आपने खूबसूरती से एक्सप्लेन भी कर दिया, चैनल्स बदलने के रीजंस भी शेयर कर दिया, कहा कि पैसा प्रायोरिटी नहीं। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते। एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात अब कराची की करते हैं। जब बात कराची की हो रही है तो रमज़ान के महीने में हम ये देखते हैं सबीन के कराची में मुल्क के दीगर हिस्सों से भी, बिलखुसूस कहा जाता है कि इंटीरियर सिंध से भी भिखारी कराची का रुख करते हैं, और यही हमने हर रमज़ान में देखा है कि भिखारियों की तादाद में इजाफा होता है। और इस वक्त कराची में एक मुहिम का आगाज़ हुआ है, और कराची के सोशल वर्कर हैं आबिद बेली साहब, उन्होंने शहर में भिखारी माफिया के खिलाफ भीख बंद के नाम से एक बेहतरीन मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें इस पेशे में इस्तेमाल होने वाले मासूम बच्चों को भीख मांगने से निजात दिलाकर स्कूलों में दाखिल कराना और अपना रोजगार देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एग्जैक्टली ये एक बहुत अच्छा स्टेप समझा जा रहा है, इसको बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि किस तरह से भीख माफिया से निजात हासिल की जा सकती है, और ये जो बच्चे किस तरह से इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उनको किस तरह से बचाया जा सकता है। तो इसी हवाले से समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद है जनाब आबिद बेली साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये जो आपकी भीख बंद मुहिम जो है इसके बारे में ज़रा हमें बताएं कि आपने क्यों इसको इनिशिएट किया और अभी इसकी क्या सूरत हाल है। हमारी कैंपेन उन लोगों के खिलाफ है जो उनको भीख देते हैं। हम लोगों को ये कहते हैं कि आप भीख देना बंद कर दें, क्योंकि ये वो काम है जिसके लिए आपको गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही, आप खुद दे रहे हो। और जिस खौफ से कि जी इनकी बददुआएँ लग जाएंगी, तो इनकी बददुआएँ आपको नहीं लगने वाली। तो बराहे करम इनको भीख देना बंद कर दें, और आप जो हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हैं उनको 10 रुपये देके या 100 रुपये देके वही पैसे आप जमा कर लीजिए, और महीने के बाद वही जमा किए हुए पैसे किसी बच्चे को कारोबार शुरू करवा दीजिए,
और यहाँ एक सवाल आएगा कि इतने से पैसों से कैसे कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अलग से अपनी वीडियोस भेज दूँगा, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप 10,000 रुपये से भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप मछलियाँ देते रहें ज़िंदगी भर, आप मछली पकड़ना सिखा दें। ये आइडिया बहुत अच्छा आबिद साहब कि आप पैसे जमा करते रहें और जब इकट्ठे हो जाएं, एक अच्छी अमाउंट हो जाए तो किसी को कारोबार करें। लेकिन ये आइडिया आपको आया कैसे कि आपने भिखारी माफिया के खिलाफ खड़े होना है और इसको इस तरह से इनिशिएट करना है, बिलखुसूस रमज़ान से पहले? ये जी 2010 पे आपको मेरी ट्रिब्यून पे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। मैंने उस वक्त एक एक्टिविटी शुरू की थी, क्योंकि मैं बहुत पुराना सोशल एक्टिविस्ट हूँ, 2008 से काम कर रहा हूँ। मैंने इस कौम को नेशनल एंथम का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना के दिया है 2011 में। 2010 में मैंने एक कैंपेन शुरू की थी कि शहजाद रॉय की उस वक्त एक ज़िंदगी ट्रस्ट थी, अब आई थिंक अब है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो 10 रुपये देते थे बच्चों को पढ़ाने के अलावा। तो मैंने कैंपेन शुरू की कि जितने भी सिग्नल्स पे बच्चे काम कर रहे हैं, हम सुबह उनको उस स्कूल में पढ़ाएंगे, उसके बाद शाम को हम उनको कुछ ऐसी चीज़ें दे देंगे जो वो सेल करेंगे। जैसे सर्दियों में हम उनको कॉफ़ी चाय के स्टॉल्स लगा देंगे और गर्मियों में हम उनको ड्रिंक्स और जूसेस दे देंगे। तो ये कैंपेन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेमस हुई थी, लेकिन उसमें उस वक्त भी ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग था और मेरे साथ गिनती के कुछ लोग थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मारा भी गया था और वो बेचारे ज़ख्मी भी हुए थे। तो इस वजह से फिर हमें वो बैक करना पड़ी थी अपनी कैंपेन। उसके बाद 2019 से मैंने दोबारा शुरुआत की और सोशल मीडिया पे इसको। ठीक है आबिद साहब, यहीं पर आपसे ये भी अच्छा जी हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है आबिद साहब से, तो हम चलते शुए। वैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। सबसे बड़ी बात हम ये करेंगे कि मुहिम का आगाज़ बहुत अच्छा है। कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हम इसको हमेशा आप क्यों कहते हैं भीख माफिया, हम इसको ज़रूर कहते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोग भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब आके भीख मांग रहे होते हैं तो डेफिनेटली उन बच्चों को नहीं पता कि उनसे क्या करवाया जा रहा है और वो क्या कर रहे हैं। और इसी भिखारी माफिया के खिलाफ खड़े हुए हैं और आज से नहीं कई सालों से काम कर रहे हैं। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे दीगर मौज़ूआत के साथ। रहिए सुबह से आगे के साथ। वेलकम बैक। सियासी माहौल की बात करते हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में अदालत हाजिरी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के वाकयात के बाद पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ छापों का सिलसिला इस वक्त जारी है। येस्टरडे पुलिस ने अली नवाज अवान और खुर्रम नवाज के घरों पर छापे मारे। वो मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जबकि रावलपिंडी में पार्टी रहनुमा हाफिज जाहिद को भी पुलिस ने ऐसी ही एक कार्रवाई में गिरफ्तार किया। और एक रोज़ कबल शिबली फराज के घर पर भी छापा मारा गया, घर पर मौजूद नहीं थे, गिरफ्तार नहीं हो सके। और पार्टी के फोकल पर्सन हसन नियाजी 4 रोज़ से पुलिस की तहवील में हैं और उनकी रिहाई के लिए पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी किया। इसके अलावा इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दीगर रहनुमाओं में असद उमर हैं, मुराद सईद साहब हैं, शहजाद वसीम है, जुल्फी बुखारी हैं, इनकी अबूरी जमानतें मंजूर की हैं। इमरान खान ने चंद रोज़ कबल एक ऐलान भी किया था। सभी लोग कहते हैं कि मुल्की जो हालात हैं इस वक्त, इसमें हम तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लचक दिखाई थी, मगर इस मामले में हुकूमत और ऑपोजिशन की जानिब से मजीद कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। कल बिलाल भुट्टो साहब ने भी ऐसा ही बयान दिया, लेकिन हमें पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। और इसके साथ साथ अब इमरान खान जो एक बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है उनके कत्ल की साजिश रचा रही है। इल्जाम आयद किए इमरान खान साहब ने हुकूमत पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है नजर आ रहा है सभी के शदीद तकसीम है, अफरा तफरी का शिकार है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के कमर साहब, एडवाइजर हैं PM के ऑन कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। अस्सलाम वालेकुम कारस साहब, कैसे हैं आप? जी कारस साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, मुल्क में इस वक्त जो मुकदमात, छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, क्या इससे मुल्क को नुकसान नहीं हो रहा? आप क्या समझते हैं? जी, नफा नुकसान तो बाद में देखते हैं। पहले तो ये फैसला कर लेना चाहिए कि अगर कोई बंदा कानून को मतलूब होता है और मतलूब भी वो ऐसे केस में है जिसमें वो अदालत पे हमलावर और पुलिस पे हमलावर है और उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर होता है, तो क्या पुलिस को उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहिए कि नहीं? अगर तो नहीं करना चाहिए तो पुलिस बहुत गलत कर रही है। और अगर कानून का मंशा ये है कि उनकी गिरफ्तारियां हस्बे ज़ाब्ता होनी चाहिए और उनको कानून की अदालत में पेश करना चाहिए, तो फिर आप और कौम फैसला कर ले कि क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है।
कर साहब, लेकिन इसमें एक बात और भी है। इमरान खान साहब ने कल चीफ जस्टिस को खत भी लिखा है। वो जो बात करते हैं कि उनकी जान को खतरा है। देखिए, एक रहनुमा तो है, सियासी लीडर तो है, अगर वो ये बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, हर फोरम पर कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो इस मामले को हुकूमत नहीं देख रही सर कि वो बार बार एक बात कर रहे हैं कि जान को खतरा है उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल हमें इसका एहतराम करना चाहिए, उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। वो किस किस्म की सिक्योरिटी चाहते हैं? उनके साथ तो मुख्तलिफ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस के मुलाजिम हैं और वो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे बंदूकें तान के खड़े हो गए। उनके साथ उनके अपनी सिक्योरिटी भी मौजूद है और वो एक 7 घंटे के जुलूस में जाना उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में है, हर तरफ से वो प्रोटेक्टेड है और वहाँ पे रियासत की एजेंसीज, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? उन्हें रियासत की एजेंसीज ने देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है तो फिर रियासत की एजेंसियां ही उसकी जिम्मेदार ठहरती है ना। और अगर वो अदालत के अंदर, उस अहाते के अंदर जो प्रोटेक्टेड है, जिसके अंदर दाखिला मुमकिन नहीं है, वहाँ भी कहे कि मेरे ही लोग मुझे, और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ थे। ये बात ध्यान में रखिए कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ थे। उसके बाद भी अगर एक मॉब चला जाता है अंदर और वो मॉब खान साहब को गाड़ी से उतरते हुए उसमें से कोई बंदा घुस के उनके साथ को ज्यादती कर जाता है, खुदा न खास्ता, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर आप और मेरा सवाल, आपका सवाल और मेरा जवाब क्या होगा? तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड बाउंड्री के अंदर खान साहब को कानून की ओबीडियंस करनी चाहिए? वो अपनी मर्जी की पुलिस ले ले, वो ये कह ले कि मुझे रेंजर्स चाहिए, वो ये कह ले कि मुझे फौज की निगरानी चाहिए, वो कोई मुतालबा तो करे। ये अच्छा, कायरा साहब, मुतालबा है। कायरा साहब, ज़मान पार्क में जो हुआ, आपके मुताबिक क्या वो ठीक था? कहाँ जी? सर, ज़मान पार्क की बात कर रहे हैं। ज़मान पार्क बिलखुसूस हम ज़मान पार्क की सर बात करें, वो सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन ज़मान पार्क जब खान साहब लाहौर से चले जाते हैं, इस्लामाबाद आते हैं और उनके गैर मौजूदगी में जो छापा मारा जाता है, जो विजुअल सामने, उससे मुतालिक राय जानना चाहते हैं कि जो ज़मान पार्क में हुआ इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, वो दुरुस्त था सर? देखिए, ज़मान पार्क में 2 इवेंट्स हुए, एक खान साहब की मौजूदगी में हुआ, एक उनके बाद हुआ। जी जी। दोनों इवेंट्स अदालत के हुक्म पे पुलिस गई और दोनों दफा पुलिस को रजिस्ट किया गया और दोनों दफा पुलिस के ऊपर पथराव किए गए, गुलेलें चलाई गई। और ये गुलेल शोगल की बात नहीं है, इसमें जो बंटा इस्तेमाल होता है वो गोली की तरह होता है। वहां पे पुलिस को रजिस्ट किया गया पहली दफा भी वो, और वहां पे पुलिस ने बड़ा तशद्दुद किया। तारीख रकम हो गई नहीं है एक तशद्दुद की पुलिस की तरफ से, यही कहा जा रहा है ना। लेकिन 64 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं और 8 पीटीआई कारकुन जख्मी हुए हैं। तशद्दुद का आलम यह है और जुल्म फिर पुलिस कर रही है और तशद्दुद इमरान खान पे हो। वेरी गुड। दूसरी दफा देखिए, वो अदालत का हुक्म लेके गए थे, अदालत के हुक्म पे हमारी सारी पाकिस्तान की क़यादतें गिरफ्तार होती रही। कभी ऐसा सीन कौम ने नहीं देखा। अगर इमरान खान अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं तो ये नहीं चल रहा कारा साहब। लेकिन जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि जिसके पास भी लोग हैं वो रियासत को चैलेंज कर सकता है, ये एक माहौल सा नजर आ रहा है ना। अब ये माहौल ज़ाहिर है खतरनाक है रियासत के लिए। ऐसे में जिस तरह कल हमने देखा कि बिलावल साहब ने अच्छा बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस सारे मामले को सुलझाने के लिए मिल बैठना चाहिए। ये बयान अच्छा, ठहरिए जी जी यार, ठहर जाइए ना, मुझे बात तो खत्म। जी 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 जी। देखिए, अर्ज ये है कि खान साहब अदालत में आए, पेश हुए और मामला डिफ्यूज हो गया। उसके बाद तो किसी ने कुछ नहीं किया। यही काम वो पहली दफा जब अदालत उनको 14-15 दफा बुलाती रही, वो आ जाते तो काम खत्म हो जाता। किसने रोका था इनको? तो ये सारा सीन तो खान साहब ने क्रिएट कराया। दूसरी दफा पुलिस उनके घर की तलाशी लेने गई क्योंकि वहां से पुलिस पे पथराव हुआ, वहां पे पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके गए और वहां पे पुलिस के पास वो फुटेज मौजूद है, वो तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें मतलूब लोग जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में या मुख्तलिफ इवेंट्स में पुलिस को पाकिस्तान भर में वो लोग वहां पाए गए। उनके लिए वो अदालत से हुक्म लेके गए सर्च को। फिर आप कितना अरसा पुलिस मार खाएगी, ये भी तो जरा सोचे। सारा मीडिया ये कह रहा है, बिल्कुल कहिए, कहना चाहिए कि लोगों के हकूक हैं, उनको आजादी से घूमना चाहिए, लेकिन क्या पुलिस के ऊपर पथराव करना उनका हक है?
अगर अदालत कहती है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करो तो पुलिस को कहे कि हम नहीं मानते अदालत की बात, क्या करना चाहिए? कायरा साहब, जाहिर सी बात है जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और हम सबके सामने है। पुलिस को नुकसान हो या आवाम को नुकसान हो, नुकसान तो मुल्क का ही है एक तरह से। सो कायरा साहब, बिलावल साहब ने जिस तरह से कहा कि डायलॉग होना चाहिए, मिल बैठ के बात होनी चाहिए, इसी में मसाइल का हल हो सकता है, तो क्या पीपल्स पार्टी ये रोल प्ले कर सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत का नुकसान हो या आवाम का नुकसान हो, ये लॉजिक दुरुस्त नहीं है। अवाम को पुलिस के आगे रेजिस्ट करने का हक नहीं है, अवाम को पुलिस के ऊपर लाठियां चलाने का हक नहीं है, अवाम को पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने का हक नहीं है। पुलिस को अपनी ड्यूटी करते हुए अगर उसकी रेजिस्टेंस होती है तो फिर सारी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगहों पे फिर लाठी चार्ज भी होते हैं, फिर आंसू गैस भी फेंकी जाती है, फिर वाटर कैनन्स भी इस्तेमाल होते हैं, रबड़ बुलेट्स भी इस्तेमाल होती है। और ये वो हथियार हैं जो रियासत अपनी पुलिस को लेके देती है मुख्तलिफ औकात में क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। ये कोई जंग के हथियार नहीं होते। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, सूरत हाल बड़ी पेचीदा है, यस, बड़ी मुश्किल है, यस, लेकिन अर्ज यह है कि इसको कौन रोके हुए है। पिछले 4 साल जब खान साहब हुक्मरान थे, अपोजिशन की तरफ से जब भी उन्हें कहा गया कि हम मिल बैठ के बात करने को तैयार हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्होंने कहा ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनसे हाथ नहीं अब तो खान साहब ने खुद भी कहा ना कायरा साहब कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। अब तो खान साहब ने खुद भी कहा था कि बातचीत के लिए तैयार हैं। जी जी जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक ट्वीट किया उन्होंने, अच्छा, जिसको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एहसान अजीम कर दिया इस कौम पे। उन्होंने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट क्या था? ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। किस फोरम पे करनी है, कोई बंदे बनाए हैं। उसके जवाब में वजीर आजम ने सेनेट के फ्लोर पे कहा कि हाँ, ये बड़ा अच्छा अमल है, हम बात करने को तैयार हैं, बातचीत के रास्ते खुलने चाहिए। अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात देने के बाद उन्होंने कहा, क्या उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ? क्या कहा कि मैं कोई अपना ग्रुप, अपनी टीम बना देता हूँ? बिलावल साहब ने कहा, उसके जवाब में इमरान खान साहब के मुंह से निकल गया हो कि हाँ ऐसा है कि मैं अपनी टीम तश्कील दे देता हूँ, ये डायलॉग होना चाहिए। कोई है जो रोल प्ले कर सकता है सर इस मामले में फिर कि बातचीत के लिए सबको इकट्ठे एक मेज पर ले? कोई खान साहब को राजी कर दे, आप खान साहब को राजी कर दे, गवर्नमेंट की तरफ मेरे जिम्मे डाल दे। अमित, वैसे सर उनकी बातों से तो नजर जरूर आया, फवाद चौधरी साहब की बात से नजर जरूर आया राजी हैं, लेकिन फिर वही बात है कि सर फवाद चौधरी तो बिल्कुल काबिल एतबार बात नहीं है। मैंने अर्ज किया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, उसके कहे को आप कुछ नहीं समझ रहे। बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल अल्फाज में कहा, उसको आप कुछ नहीं समझ रहे। और इमरान खान ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने एक बात की, ऐसे बेमानी सी बात कि मैं मुल्क के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। वो तो फौज से बात करने को मरे जा रहे हैं, वो तो एजेंसी से बात करने की तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या सर इन हालात में इदारे रोल प्ले कर सकते हैं सर, चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, इन हालात में इमरान खान साहब को ठंडा होके अपने हालात पे गौर करना चाहिए और मुल्क के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ के रास्ता निकालना चाहिए। उसके लिए मेरी जमात की क़यादत की तरफ से भी दावत आ गई है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी दावत आ गई है। अब इमरान खान पे है कि वो उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान का मौजूद थे और आपने कहा कि सेनेट के फ्लोर पर वज़ीर आज़म साहब ने ऑफ़र दी, कल बिलावल साहब ने ऑफ़र दी, और अब इस ऑफ़र पर रिस्पांस का वेट है हुकूमत को कि इमरान खान साहब अगर बातचीत के लिए तैयार हैं तो किस तरीके से इन मामलात को आगे बढ़ाना है। ये बहुत अहम मामला है। चलें जी, ये तो हमने बात की, लेकिन सियासी माहौल पर ही हमें बात करनी है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे मैं खुश आमदीद। शुएब, बचपन के दिन थोड़े मुझे याद आना शुरू हो गए। अभी हम एक डिस्कशन भी कर रहे थे, गप्पे लगा रहे थे। बहुत पुराने, आप बहुत पुराने थे, मैं तो अभी भी कहवाती मैं बचपना चल ही रहे। मुझे ये बताएं कि जब स्कूल जाते थे तो आपके लंच बॉक्स में क्या होता था? मेरा छोड़े, मेरे दोस्त के लंच बॉक्स में बर्गर था जो मैं हमेशा आधा खाता होता था।
बच्चों के लंच खाते थे आप? दोस्त था मेरा, पूछ के खाते थे। ज़ाहिर शेयरिंग इज केयरिंग, हम शेयर ओके देन ओके फिर ठीक है लेकिन अभी आपके बच्चे भी हैं तो डेफिनेटली जो कंप्लीट लंच बॉक्स होता है वो डेफिनेटली आप भी परेशान होंगे। अक्सर आप ये भी डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किस तरह से मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे होते और समझ नहीं आ रही तो ब्रेक में क्या दें, तो आज आपकी मुश्किल हल करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, मुश्किल हल जरूर करें मेरी, और बिलखुसूस हर घर में ज़ाहिर हम देखते हैं बच्चे होते हैं, बच्चे क्या लेकर जाएं, मुकम्मल लंच बॉक्स क्या होता है, इस पर हमें आज बात करें। डॉक्टर आयशा अब्बास ने हमें सभी ज्वाइन के प्रोग्राम में। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। डॉक्टर आयशा, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि एक बच्चे के लिए कंप्लीट लंच बॉक्स क्या होता है? बच्चे के लिए एक मुकम्मल लंच बॉक्स वो होता है जिसमें फल भी हो, जिसमें सैंडविच भी हो और जिसमें एक प्रोटीन भी हो। और प्रोटीन में सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ दूध के सिवा क्या हो सकती है? ठीक है। और डॉक्टर साहब, आप जब दूध की बात हम करते हैं, बच्चे नॉर्मली हम देखते हैं कि दूध नहीं पीते, ना सुबह को पी रहे हैं ना दिन के किसी और हिस्से में पी रहे हैं, बस दूध से भागते हैं। कहते हैं जूस मिल जाए, कोई और फ्लेवर्ड मिल्क मिल जाए, यानी बस वो कहते हैं कि फ्लेवर वाली कोई चीज़ है ना तो वो ठीक है, लेकिन दूध नहीं हमने पीना। अब सवाल ये है कि जो जूस का डब्बा है, दूध का डब्बा है, फ्लेवर्ड मिल्क है, ये ठीक है बच्चों के लिए? इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इस तरह की होती है कि बच्चों के लिए कंप्लीट होता है वो? देखिए, अगर हम बच्चे की सेहत के ऊपर बात करना चाहें तो सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है और हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जूस हमें बेशक आधी कीमत में मिल जाते हैं लेकिन उनके अंदर कोई भी ग़िज़ाइयत नहीं होती। अच्छा। लेकिन दूध जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और ऑलपर्स हमारे लिए इतना बेहतरीन ऑप्शन लेके आया है कि उसके अंदर एडेड सारी विटामिन्स मौजूद हैं। अच्छा। उसके अंदर एडेड विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, कैल्शियम के अंदर भी उसके अंदर मौजूद है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे को तमाम तर ग़िज़ाइयत मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि ऑलपर्स हमारे लिए जो सोल्यूशन लेके आया है वो ये है कि कुछ बच्चों को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद होता है, कुछ बच्चों को चॉकलेट पसंद होता है, कुछ बच्चों को बादाम और ज़ाफ़रान पसंद होता है। तो बच्चे को अगर जायके की तरफ हम देखना चाहें और हम ये भी चाहें कि वो दूध भी पी ले तो जायके के हिसाब से ये ग़िज़ाइयत भी मिल जाएगी उसको और जो उसका टेस्ट है उसके हिसाब से वो अपना दूध की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। तो आई थिंक इससे बेहतर क्या चीज़ होगी कि बच्चे को प्रोटीन भी मिल जाए और उसके लिहाज से वो दूध का इस्तेमाल भी हो जाएगा और माँ को एक तरीके से सुकून भी मिल जाएगा कि बच्चा जबकि उससे दूर भी है लेकिन लंच ब्रेक में एक कंप्लीट हेल्दी लंच बॉक्स जो है बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, लेकिन यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लंच ब्रेक में खाने की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस खाने की क्या इंपॉर्टेंस होती है? क्योंकि आधा दिन तो बच्चे स्कूल में स्पेंड कर रहे होते हैं, उसके बाद पढ़ाई का स्ट्रेस होता है और खेल कूद में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी है, मेंटल स्ट्रेस भी है। तो उस दौरान लंच ब्रेक में बच्चों को ऐसा क्या दिया जाए खाने के लिए या पीने के लिए जो कि उनकी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके? देखिए, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक्सेल करे एकेडमिक्स में, हर चीज़ में, लेकिन आजकल जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। बच्चे को बहुत सारी परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सुबह तो बच्चा माँ के साथ ही होता है तो वो उसको नाश्ता करवा के भेजती हैं और दोपहर में भी बच्चा माँ के साथ होता है, लेकिन वो जो स्कूल का टाइम ड्यूरेशन है वो इतना ज़्यादा है जबकि वो बच्चा माँ से दूर होता है। तो अमूमन स्कूल्स के अंदर 10:30-11 बजे ही एक ब्रेक का टाइम होता है और उसमें अगर एक बेहतरीन लंच बॉक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है बच्चों को, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो एटलीस्ट ये होगा कि उसके बाद जो बच्चे देखा जाता है कि निढाल हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी मेंटल परफॉर्मेंस पे, उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे जो फ़र्क पड़ता है, तो अगर वो एक बेहतर तरीके से इस लंच बॉक्स को यूटिलाइज कर लेते हैं और बेहतर तरीके से ये लंच बॉक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बाकायदा रिसर्चेस में ये बात प्रूवन है कि उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी एबिलिटीज़ पे बहुत अच्छा ठीक है। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी, हम जब तरक्की याफ्ता ममालिक की देखते हैं, हम यूके की बात करें, चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ हम देखते हैं कि स्कूल की तरफ, समटाइम्स गवर्नमेंट की तरफ से दूध दिया जाता है बच्चों को। अब पाकिस्तान के डायनामिक्स को अगर देखें, यहाँ के कल्चर को हम देखें, तो ज़रा माँ को गाइड करें कि अगर हुकूमत नहीं दे रही, स्कूल नहीं दे रहा वो दूध का डब्बा, माएँ क्या करें? ऐसा लंच बॉक्स कैसे तैयार करें जो न्यूट्रिशियस वैल्यू के एतबार से बहुत अच्छा हो? लंच बॉक्स के अंदर दूध ज़रूर मौजूद हो, उसके अलावा आप डिफरेंट फल जो हैं बच्चों को ज़रूर बदल के दें, जो भी मौसमी फल फ्रेश आता है। उसके अलावा आप बच्चे को सैंडविच दें, कुछ आप नट्स भी बच्चों को ज़रूर दें, कभी आपने बादाम दे दिए, कभी आपने वॉलनट्स दे दिए, तो इस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस में, और जिन बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है लंच ब्रेक के बाद आप देखें कि वो निढाल से हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। ये चीज़ बाकायदा प्रूवन है। 2016 में हमारी जो रिसर्च हुई है
है 2019 में हुई है, और बाकायदा उसमें देखा गया है कि जिन बच्चों ने भरपूर तरीके से लंच ब्रेक में प्रॉपर तरीके से लंच बॉक्स में ये जितनी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं उनका इस्तेमाल किया, उनकी हाइट के ऊपर, उनकी मेंटल परफॉर्मेंस पे, उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे बहुत नुमाया फ़र्क आया। एडोलेसेंस में और प्यूबर्टी की तरफ जो बच्चे जा रहे थे तो उनके अंदर भी, उनकी बोन्स में, उनकी टीथ में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो जब रिसर्चर्स एक स्टडी को लेके चलती हैं और प्रूव करती हैं तो जाहिर है हम भी उन्हीं चीज़ों को लेके चलते हैं। और जिस तरीके से आपने अभी बात की, बहुत अच्छी बात की, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि जब डेवलप्ड कंट्रीज़ में बाकायदा दूध दिया जा रहा है तो वो इसीलिए दिया जा रहा है कि हम उस चीज़ को प्रमोट करें। मदर्स अगर लंच बॉक्स में दूध को रख दिया करेंगी तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी और उनको एक सुकून रहेगा कि बच्चे ने उसका इस्तेमाल किया। और दूध का इंटेक जो है वो बच्चों के लिए दिन में 2 दफ़ा ज़रूरी है। तो आई थिंक एक दफ़ा वो लंच बॉक्स में उस वक्त इस्तेमाल कर लें और दूसरी दफ़ा रात के टाइम पे बच्चों को दोबारा दूध दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर साहबा, डेफिनेटली एक वैल्यू तो आप हमें बता रही हैं कि दूध की क्या वैल्यू होती है, लेकिन आखिर में उन बच्चों के बारे में ज़रा बात करते हैं जो सुबह कुछ भी खाना पसंद नहीं कर रहे होते। अम्मियाँ परेशान होती है बहुत ज़्यादा कि बच्चों को सैंडविच दो या कुछ भी आप सुबह सुबह दे रहे होते, फ्रूट्स इवन कुछ बच्चे नहीं खा रहे होते। सो वो कहते हैं हमारा दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने का, लेकिन माओं की ये कोशिश ज़रूर होती है कि बच्चे को 1 गिलास दूध पिलाकर ज़रूर स्कूल भेजें। क्या दूध एक मुकम्मल ब्रेकफास्ट मील होता है? दूध के अंदर वो तमाम तर न्यूट्रिशन मौजूद है जो उसको एक कंप्लीट मील बना सकती है। उसके अंदर विटामिन ए मौजूद है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन। विटामिन डी मौजूद है जिसके बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती, ठीक है। कैल्शियम उसके अंदर मौजूद है जो आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा, आपके टीथ के लिए बहुत अच्छा। उसके अलावा B12 मौजूद है, आपके स्किन, आपके हेयर, आपकी नेल्स। तो इतनी सारी ग़िज़ाइयत ऑलरेडी, और प्रोटीन तो है ही है। तो अगर बच्चा सुबह के टाइम पर इतनी ज़िद कर रहा है कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो क्या कहते हैं कि दिल भी किसी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर उसको कुछ भी नहीं चाहिए तो ठीक है, आपने उसको 1 गिलास भरा हुआ दूध दे दिया, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन एज अ माँ मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त बच्चा आपके साथ है तो आप उसको भरपूर ग़िज़ा खिलाकर भेजें। आप उसको अंडा टोस्ट या फिर पराठा अंडा या फिर उसको चीज़ का सैंडविच ये खिला के भेजें, क्योंकि उस वक्त वो बच्चा आपके साथ है। फिर उसने एक लंबी ड्यूरेशन के लिए बिछड़ना है और फिर वो दोपहर को आपसे मिलेगा जबकि वो थका हारा होगा। तो उसको एक लंच बॉक्स बनाकर दें, सुबह उसको भरपूर नाश्ता, साथ में दूध का ग्लास दें और उसके बाद दोपहर को उसको भरपूर तरीके से लंच ज़रूर कराएं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस्लाम को फैलाने के लिए हमेशा कबूल करना पड़ता है। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जो माँ बाप खुद भी ब्रेकफास्ट नहीं करते उनके बच्चे भी नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भरपूर तरीके से ब्रेकफास्ट करे तो आप खुद भी ब्रेकफास्ट करें। आप अपने बच्चे के साथ बैठ के डबल रोटी, अंडा, पराठा, अंडा, कोई ना कोई सीरियल ज़रूर खाएँ। बच्चा आपको देखेगा, बच्चे जो हैं कॉपी करते हैं हर चीज़ को। बच्चों से सच बुलवाना है, आपको भी सच बोलना है। जब आप नाश्ता करेंगे आपका बच्चा भी नाश्ता करेगा और साथ में आप भी दूध का ग्लास पिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं, जो माएँ परेशान है बच्चा नाश्ता नहीं करा, वो माएँ पहले खुद तगड़ा नाश्ता करें, अच्छा नाश्ता करें, बच्चे वैसे ही नाश्ता करेंगे, बच्चों की हैबिट्स डेवलप हो जाएगी, ये एक आदत डेवलप हो जाएगी। सो आपके मसले आज हल हो गए, काफी हद तक हल हो रहे हैं। बाकी मसलों के बारे में हम ब्रेक में बात करते हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के नए मुआविन खुसूसी हैं जवाद सोहराब साहब। आते साथ उन्होंने कहा तनख्वाह, अरे मैं नहीं लूँगा तनख्वाह। हालांकि ऐलान भी हुआ था तनख्वाह मिलेगी नहीं, अब तनख्वाह नहीं मिलेगी ऐलान पहले हुआ या इन्होंने आते साथ कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ बिजनेसमैन हैं, लॉयर, तो फिर सियासत में कैसे, और अगर सियासत में आ रहे हैं तो क्या बाकी काम मुतासर तो नहीं हो रहा? ये जरा उन्हीं से जानते हैं। इन सारे सवालात के जवाब जो है वो जवाद साहब खुद देंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेलकम टू सबसे आगे। सबसे पहले तो ये बताएं सियासत में आना कैसे हुआ? बिजनेस एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत, और फिर तनख्वाह भी नहीं लेनी। ये हमेशा जी थी मेरी, आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व द कंट्री, सो दैट इज व्हाई आई एंडेड अप ओवर हियर। And I don't take it as politics. I actually take it as a social service. Okay. यानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं और सोशल सर्विस हो रही है। पब्लिक सर्विस जी। Okay. सर वैसे स्पेशल असिस्टेंट में आपका एक कौन सा नंबर है? क्योंकि
एक लिस्ट है ना? जी जी। आपका नंबर क्या है? मुझे कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो तो उन्हीं पे वर्किंग हो रही है। अपॉइंट होने से पहले भी थे और अभी भी। नहीं, अभी टोटल कितने हैं स्पेशल असिस्टेंट्स? कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है ना? आपको अपना नंबर भी नहीं पता? नहीं, नंबर है नहीं, बस अपॉइंटमेंट होती है। कितना अर्सा हुआ आपको ज्वाइन? महीना हुआ है? इट्स बीन अबाउट 1 मंथ। जी जी। एक मंथ में क्या किया सोशल वर्क आपने? करंटली आपने कहा सोशल वर्क जी बिल्कुल। करंटली 2-4 चीज़ें जिन पे हम काम कर रहे हैं। एक तो एविएशन की फील्ड में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें आसानी क्रिएट की जाए। ओके। उसमें कुछ हमारा, बल्कि आपके प्रोग्राम पे मैं ये इत्तला देता चलता हूँ कि A380 जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग सारे ट्रैवल करते हैं, तो A380 मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इट विल स्टार्ट ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। ओके। तो वी हैव बीन वर्किंग ऑन दैट। प्रीवियसली इट वाज डिक्लाइंड। Yes. तो अब हम उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर आपको A380 मिलेगा, जिसमें 60 सीट्स ज़्यादा होंगी। Yes. तो इवेंचुअली आप देखें फेयर्स बहुत बढ़ गए। इवन जो हमारी लेबर है जितनी जो यहाँ से जाती है बाहर फिर वापस आती है, उनको रेट्स बहुत हाई मिलते हैं। एग्जैक्टली। तो फ्लाइट्स आर ओवरबुक्ड। कुछ लोग आ नहीं पा रहे होते, कुछ आ नहीं पा रहे और टिकटिंग बहुत महंगी हो चुकी है। तो उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना उसको कम से कम कर सकें। A3 को हम PIA के फ्लीट में शामिल कर रहे हैं? ये हाई आएगा जी एमिरेट्स के लिए फिलहाल। एमिरेट्स के लिए जी। और फिर ओपन एवेन्यू, सो यू नो इवेंचुअली हर कोई इस पे इंशाल्लाह आएगा। हर एयरपोर्ट्स? ऑल एयरपोर्ट्स, यस इंशाल्लाह जी। 1 महीना लग जाएगा इसमें और? उम्मीद है कि जल्द हो जाए जी। ओके। और इसके अलावा जहाज़ों से नीचे आते हैं, ज़मीन पर आते हैं, जो पेट्रोल की हमने सुबह खबर में शेयर की ना, बाइक शाइक वालों की बात करते हैं, गाड़ी वालों की बात करते हैं, रिक्शे वालों की बात करते हैं। सुना है सर पहले कहा गया 50 रुपये, फिर कह दिया गया 100 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? देखें, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई बिल्कुल है, बहुत है। और गलत होएगा मेरा कहना कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल है। उम्मीद हम रख सकते हैं कि इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारे लिए रास्ते आसान करेगा। और वी नीड टू बी पॉजिटिव। जितना हम पॉजिटिव रहें कि बेहतरी आएगी, साथ मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जवाब साहब, वक्त थोड़ा लगेगा, लेकिन बेहतरी आएगी। बहुत अरसा हो गया वैसे, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। उम्मीद तो हम सब की कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त जो आवाम जिस तरफ है, जो कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं। तो क्या नौजवानों के लिए आपका क्या इक़दामात हैं, क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं आप? नौजवानों को यूथ प्रोग्राम्स कुछ हैं जो हम चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस पर पार्टी का भी फोकस है, हुकूमत का भी फोकस है। नौजवानों के लिए मैं एक बात ख़ास कहूँगा कि माइंडसेट हमारा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक ज़्यादा डिवाइड आ गया है विद इन द सोसाइटी, ये बहुत डेंजरस है मुल्क के लिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखें, उम्मीद रखें, बेहतरी आएगी और अपनी तरफ से मेहनत और लगन से अपना काम करें तो इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर होगी। लेकिन जवाब साहब, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, मौके फराहम नहीं किए जा रहे, अपॉर्चुनिटीज़ नौजवानों के लिए बहुत कम नज़र आ रही हैं। इतना महंगाई का दौर चल रहा है, कुछ तो नौजवान अभी एजुकेशन भी अपनी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसमें कैसे पॉजिटिव रहा जाए? हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है? स्पेशली मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी आपने जिस तरह बात की, हमने वही बात की, जहाज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे अगर आपकी बात करें, यूथ का जो हमारा पोर्टफोलियो वो किसी और के पास है, तो मुझे एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं पता, मैं आपको कोई गलत इतला दे दूँ। लेकिन ये मुझे पता है कि द प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिटेड टू इंश्योर कि हर फील्ड के अंदर हम प्रॉस्पर करें, प्रोग्रेस करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब सारे फैसले खुद कर रहे हैं? काफ़ी हद तक जी, बिल्कुल। बाकी कैबिनेट जो है वो करती है। या फैसले लंदन से हो रहे हैं? नहीं, वज़ीर आज़म साहब खुद करते हैं। ये जो पेट्रोल सब्सिडी का फैसला है, ये शहबाज शरीफ साहब का अपना फैसला है? ये पार्टी एंड शहबाज PM साहब का बिल्कुल जी अपना फैसला और पूरी कैबिनेट का। एवरीवन इज इन्वॉल्वड। लेकिन कौन चाहेगा जी कि चीज़ें महंगी हों? नोबडी विल वांट दैट। सिटिंग गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ आए। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने मजबूर होंगे कि उनको ये बोझ आवाम पे पास ऑन करना पड़ा है। कभी कोई नहीं चाहेगा। दिस टाइम जब हम एक बात करते हैं जी कि हमारा खजाना खाली है, इलेक्शन नहीं करवा सकते हम, और उस वक्त हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। कैसे? देखें, अगेन लोगों को मुतमईन करना है, आपने लोगों को रिलीफ तो देना है, एंड दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सो दैट कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स। इस वजह से सब्सिडी वो दी जा रही है। और हम मतलब इस हाल में है कि हम सब्सिडी दे सकते हैं। हमारे हालात अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा, लोगों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए भी आसानी करेगा। ये अच्छी बात है कि इन हालात में भी कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है। और अभी जिस तरह से हमने कहा कि पेट्रोल को इम्प्लीमेंट भी इस प्लान को कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी गैर सियासी अगर हम बातें करें, जवाब साहब से जरा गैर सियासी बातें भी करते। एक तरफ बिजनेस, दूसरी तरफ सियासत, अपने बारे में थोड़ा बताएं। कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, किस तरह से आपका शौक हुआ बिजनेस का और फिर सियासत का? क्या भी आया ना? मैं सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद ही था। ठीक है। उसके बाद जी आई क्वालिफाइड एज ए लॉयर। मैं लंदन गया, वहाँ मैंने वकालत की, कुछ अर्सा वहाँ साल 2 गुजारे वकालत के बाद। फिर वापस पाकिस्तान आ गया, थोड़ी बहुत उसमें वकालत की, बिज़नेस था कुछ वो देखा,
एंड सियासत का जिस तरह मैंने आपको बताया वो टोटल पब्लिक सर्विस का पर्पस है इसके अलावा, और ये 1 महीना पहले ही हुआ है। ओके, तो दिस इज अभी तो ये नया इसमें ये प्रोसीजर कैसे तो होता है मुआविन खुसूसी बनने का? वज़ीर आज़म साहब खुद कांटेक्ट करते हैं, कोई रिकमेंड करता है, किस तरह होता है? असल में इसमें यह था कि मैं कुछ लीगल मैटर्स देख रहा था गवर्नमेंट के लिए फॉर द लास्ट 8 to 10 months। अच्छा, तो उस वहाँ से फिर ये आगाज़ हुई एंड देन आई वाज इवेंचुअली अपॉइंटेड। कोई सिफारिश की ज़रूरत तो नहीं, सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो लीगल मैटर्स में देख रहा था उसमें प्रोग्रेस अच्छी थी। अच्छा, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ आया। लेकिन वैसे इस ओहदे पर आने के बाद लोग सिफारिशें करते हैं किसी काम के लिए, किसी ये प्लीज करते हैं, क्या करते हैं फिर? कोशिश करते हैं कि जिसका कोई जेन्युइन काम हो फैसिलिटेट करें लोगों को। कितने फीसद जेन्युइन काम होते हैं? आधे जेन्युइन होते हैं। आधे जेन्युइन होते हैं। एक महीने में कितने केसेस फैसिलिटेट किए? 1 महीने में बस रोज 2-4 इस तरह चीजें होती हैं जी। तो कैलकुलेट कर ले तो अच्छा खासा काम है, वाकई सोशल वर्क कर कोशिश करते हैं। अल्लाह हम सबको यहाँ लाता है लोगों की मदद करने के लिए। बेशक वसीला आप किसी कैपेसिटी में अगर किसी के काम नहीं आ सके उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। अच्छा, लेकिन उसमें बहुत दफ़ा ऐसे होता है जिससे आपने खुद कहा कि आधे काम जो है वो जेन्युइन होते हैं, आधे जेन्युइन नहीं होते। और ये हर डोमेन में हम देखते हैं कि कॉल्स आती हैं जी ये हमारा काम का, तो हालांकि वो आपकी डोमेन भी नहीं होती, आप नहीं कर सकते, फिर भी आप कुछ नहीं कह सकते। अब चूंकि आपने कहा आधे जेन्युइन होते हैं, आधे जेन्युइन नहीं होते, कोई 1-2 काम नाम लिए बगैर जिसने आपको कहे और आपने सोचा हो कि ये क्या काम मुझे कह रहे हैं, मैं नहीं कर सकता ये काम, ठीक है मैं मुशीर हूं, मैं नहीं कर सकता ये काम? ऐसे 2-3 ही कई हैं। टॉप वाले बताएं हमें। बस उसमें ये होता है कि आप सुन के आपको आइडिया हो जाता है, यू नो इट्स समथिंग दैट कांट बी डन, तो अगले को आप समझाएं, बताएं कि जी ये पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई चीज़ मेरिट पे नहीं उतरती तो फिर उस तरफ जाने का फायदा। तो कहते हैं आप मुआविन खुसूसी हैं, आप वज़ीर आज़म साहब से कहेंगे वो क्यों नहीं बात मानेंगे, ऐसे नहीं कहते? नहीं, वज़ीर आज़म साहब नहीं मानते। नहीं मानते? कभी ऐसी बात इस महीने में जो आपने की हो ना मानी? मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं जो ना माने, जो कि मेरिट पे पूरी ना उतरती हो। अभी मेरे ख्याल में बहुत कम वक्त हुआ है इनको, आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ख्याल में अभी जलीन होंगे। 4 महीने बाद जब आप फिर बुलाएंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर आपको मजीद मैं अपडेट दूंगा कि अब तक क्या हुआ। लेकिन देखिए आपके बैकग्राउंड तो है ना, ज़रा सुमरुद साहब फैमिली से हैं और हम देखते भी हैं कि बैकग्राउंड है आपका, और आपकी जिस हमने खुद भी कहा कि पॉलिटिक्स तो ब्लड में है, तो वो आप देखेंगे भी। लेकिन अभी तो स्पेशल असिस्टेंट इलेक्शन का मौसम आप तो चाहते हैं ना ही आए, यानी गवर्नमेंट तो चाहती है ना ही है, लेकिन 12 इलेक्शन का मौसम तो है। इलेक्शन में भी आने का इरादा है आपका आगे चलकर या अभी नहीं? अभी कुछ सोचा नहीं जी इसके ऊपर। अभी सिर्फ यही सोचा है कि लोगों को फैसिलिटेट जिस तरह कर सकते हैं वो करें। हुकूमत सोच रही है इलेक्शन का? वैसे नहीं, बिल्कुल सोच रही है जी, बिल्कुल। जब ड्यूट उसका टाइम आएगा तो फिर इंशाल्लाह। नहीं, जो टाइम आया हुआ है पंजाब का और केपी का, वो इंशाल्लाह उस पर हो रही है वर्किंग। हुकूमत भी चाह रही है। नॉमिनेशन पेपर्स हुकूमत में पार्टीज ने फाइल किए हैं, सही नजर आ रहे हैं इलेक्शन होते हुए, तैयारी हो रही है। इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी ज़ाती ओपिनियन थोड़ी फ़र्क है। वो क्या है? ज़ाती ओपिनियन दें जी, आप छोड़ें पार्टी को और सब ज़ाती ओपिनियन दें। हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर वो महीना पहले या महीना आगे भी हो जाते हैं तो आई डोंट थिंक इट्स इतना बड़ा इशू नहीं है। होने चाहिए इलेक्शन आप? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने कहा ना महीना आगे पीछे से फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो अभी गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि कहते हैं जी वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से कहा कि पैसे नहीं है, हम नहीं करा सकते इलेक्शन, तो महीना आगे पीछे होने से मामलात तो वही रहेंगे सर, ख़ज़ाना एकदम तो ज़ाहिर नहीं भरा जाएगा। बिल्कुल सही है। असल में इसमें ये देखें ना, आप सारी टॉक्स IMF वाली चल रही हैं, बाकी भी चल रही हैं, तो वो टाइमिंग बड़ी क्रूशल है इसके अंदर। तो हालात थोड़े बेहतरी की तरफ आ जाएँ तो इंशाल्लाह इलेक्शन तो होने हैं। और हल वही है कि एक साथ इंतखाबात होना तो आइडियली वैसे यही चाहिए। आइडियली ऐसे आपकी ज़ात, लेकिन आप खुद देखें ना, मुल्क के अंदर कहीं कभी इलेक्शन हो रहा है, कहीं कभी हो रहा है, ये तो सारे इकट्ठे होने चाहिए, एक ही टाइम पे होने चाहिए। और लेकिन आपका इरादा भी इलेक्शन में जाने का बहरहाल नहीं? मेरा फिलहाल नहीं, ऐसा कुछ फिलहाल नहीं है। एक मौसम 3-4-5 साल बाद हो सकता है। 4 महीने बाद पूछेंगे। 4 महीने बाद में आप बुलाएंगे, मैं 4 महीने बाद कराऊंगा। ठीक है, 4 महीने बाद क्या इनकी राय है कि इन्होंने इंतखाबात में जाना है नहीं जाना, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर देखें 1 मंथ हुआ है एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, बट लेट्स सी वो क्या करते हैं आगे। हमने सोचा कि बहुत से लोग जो नए नए आते हैं, यानी मैं बात करूँ गवर्नमेंट के अंदर, ज़ाहिर पॉलिटिक्स में पहले से हैं, वो करते आए हैं, जिस भी लेवल पर करते होंगे, बट अब जो एक ओहदा मिला तो ज़रूर सोचा कि आपसे भी इनका तारुफ कराया जाए कि क्या पर्सनालिटी है इनकी। वैसे मैंने तो पहला कमेंट दिया था कि आपको मॉडलिंग में भी आना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।
बैक जी, सुबह से आगे में खुशामदीद। क्या खूबसूरत, क्या पुरवकार अंदाज, इशरत फातिमा साहिबा। आज तक इनकी आवाज़ अभी भी माशाल्लाह रेडियो से मुंसलिक हैं और जिस तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख का एक बड़ा नाम, हम सब की पसंदीदा, बहुत कुछ सीखा, उस्ताद हैं, उस्ताद का दर्जा है इनके पास और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। बड़ा कुछ हम इनसे सीखते आए हैं। उनकी मेहनत हमारे सामने, उनकी सलाहियतें हमारे सामने, उनके एजाज़ात हमारे सामने, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज़ से भी इनको नवाजा गया। बहुत शुक्रिया इशरत, आपने ज्वाइन किया और हम चाह रहे हैं कि गुफ्तगू से पहले हम जानें आपसे, अगर आज ये सुबह से आगे का प्रोग्राम आप होस्ट करती तो किस अंदाज से करती, शो ओपन कैसे करती? एक रोशन और ख़ूबसूरत सुबह के साथ हम एक बार फिर आपके साथ हैं प्रोग्राम सुबह से आगे में। जबरदस्त, क्या बात है, क्या खूबसूरत अंदाज है और वाकई नॉस्टैल्जिया होता है सिर्फ एक जो इनका अंदाज है, जो इनकी आवाज़ है वही सुन के। इशरत आपा, आपने मीडिया में एक भरपूर दौर गुजारा है, तो अगर माजी में देखा जाए तो किन किन चीज़ों में तब्दीली देखी है आपने, किन को क्या चीज़ें जो है तब्दील हो चुकी हैं? देखिए, वैसे तो कहते हैं ना कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, तो तब्दीली हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन तब्दीली अगर बेहतरी के लिए हो तो अच्छी बात है, अगर तब्दीली बराए तब्दीली के हो तो कभी कभी अच्छा नहीं भी होता। और ज़ाहिर है मुझे तकरीबन 4 दिहाइयाँ होने को हैं, 40 साल तकरीबन हो चले हैं मुझे बग़ैर किसी वक्फ़े के मैं ख़बरों से वाबस्ता हूँ और अभी भी अगर अल्लाह मियाँ मुझे ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे और उम्र दे तो ये काम मैं समझती हूँ कि मेरी रगों में खून की तरह दौड़ता है और मैं इसे करते रहना चाहती हूँ। लेकिन जब हमने शुरू किया था ये काम 40 साल पहले की बात अगर है तो उस वक्त ज़बान पर बहुत ध्यान दिया जाता था। आपकी जो ज़ाहरी जो है एक लुक ये है या अपीयरेंस कह लीजिए, उस पर तवज्जो कम दी जाती थी, लेकिन ख़बरों की दुरुस्तगी, उनकी कि वो कितनी ऑथेंटिक हैं, कितनी मुस्तनद हैं और तलफ़्फ़ुज़ जो है उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। इसके अलावा जो शख्सियत का रख रखाव है, एक माशरे में एक ऐसी शख्सियत दिखाना एंकर को या न्यूज़कास्टर को कि जिससे लोग सीखें, ये बहुत ज़रूरी होता था और ये चीज़ें अब तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपा, आपके जब कैरियर हम उसका जिक्र करते हैं, कई इंटरव्यूज़ आपके हमने देखे, किए भी, बहुत से वाक़यात आप शेयर भी करती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज कोई ऐसा वाक़या शेयर करें जो आपको याद आ रहा हो कि अच्छा वो शेयर नहीं किया। कुछ होता है ना वाक़यात, ये तो बार बार शेयर हो जाते हैं, कोई एक दो होते हैं जो शेयर नहीं होते, ऐसा कोई वाक़या अगर शेयर करना चाहें? बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से हिस्टोरिक हैं जो कि हम समझें कि हमारी जो सियासी तारीख़ है उसका हिस्सा हैं। कुछ खेलों के हवाले से हैं, जैसे वर्ल्ड कप का पाकिस्तान ने जब जीता था उसकी जो टेलीविज़न पर ख़बरनामा वो मैंने पढ़ा था और मुझे आज भी याद है जब पूरी पाकिस्तानी टीम जो है वो अपना वर्ल्ड कप हाथ में लेके पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रही थी। इसके अलावा जो हैं और बहुत से वाक़यात हैं। एक दफ़ा हमारी वज़ीर आज़म हैं थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो वो अमेरिका के विज़िट पर गई हुई थी और मैं सुबह की ख़बरें पढ़ रही थी। तो उस वक्त मेरी जो कुर्सी है, जो सेट है आप लोगों का भी एक बना हुआ होता है टेम्प्रेरी सा, तो उसके जो जॉइंट था कहीं उसमें मेरी कुर्सी का पैर फंस गया और मैंने पढ़ते पढ़ते मेरी कुर्सी उसमें गिर गई और मुझे उठकर वहाँ से साइड पर होना पड़ा और फिर दोबारा सेट ठीक किया और मैंने वो ख़बरें पढ़ी। इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं। बहुत से वाक़यात बिल्कुल जी, बहुत सारे ऐसे। मेरे ख्याल में आपके पास तो पूरी लिस्ट होगी इन वाक़यात की। इस वक्त आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, तमगा इम्तियाज़ मिला माशाल्लाह, लेकिन ये हासिल करने के लिए कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? ज़रा उन चैलेंजेस के बारे में बताएं जो कि उस दौर में हुआ करते थे। देखिए, कोई भी काम अगर आप ये सोच के करें कि मुझे इससे आमदनी क्या होगी, मुझे उससे क्या मिलेगा, तो वो काम जो है वो खुलूस से नहीं हो पाता। ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इससे क्या कमा पाऊँ या मैं इससे क्या अवार्ड हासिल करूँ, कभी भी नहीं सोचा। बस मुझे इससे तस्कीन होती है। जिस दिन मैं अच्छा पढ़ती हूँ मैं ख़ुद को शाबाश देती हूँ, मैं अच्छा खाती हूँ। जिस दिन मैं अच्छा ना पढ़ूँ उस दिन मैं ख़ुद को सज़ा देती हूँ, मैं उस दिन खाना नहीं खाती उस वक्त तक जब तक मैं अच्छी परफॉर्मेंस ना कर सकूँ। लेकिन ये है कि
चैलेंजेस की जहाँ तक बात है तो एक औरत होने की हैसियत से जब मैंने शुरू किया था तो एक तो वैसे ही हमारी सोसाइटी जो है वो कुछ इस तरह की है कि वहाँ पे ख़वातीन का इतना ज़्यादा ख़ास तौर पर शोबिज़ में आना पसंद नहीं किया जाता। दूसरे हम मिडिल क्लास के लोगों के यहाँ वैसे ही माँ बाप जो है वो डरते हैं बच्चियों को निकालते हुए। लेकिन चूँकि न्यूज़ का शोबा, माजरत के साथ मैं किसी और शोबे को बुरा नहीं कह रही, सब अपनी जगह अच्छे हैं जहाँ इंसान मेहनत करके कमाता है खाता है, लेकिन न्यूज़ का शोबा जो है ख़ास तौर पर वो कुछ इस तरह का है जैसे ख़वातीन के लिए कहते हैं कि टीचिंग बहुत अच्छा शोबा है, इसी तरह न्यूज़ रीडिंग जो है वो जब मुझे पता चला कि मेरा इसमें, मैं तो खैर न्यूज़ पढ़ने का सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि जिस वक्त मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू की थी उस वक्त बहुत मुकाबला सख्त था। उस वक्त जो लोग पढ़ रहे थे वो सुरैया शहाब साहिबा, अज़हर लोधी साहब, खालिद हमीद हैं, अर्जुमंद शाहीन साहिबा हैं, अब्दुल सलाम साहब हैं, बहुत बड़े बड़े नाम थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं बेशक नो डाउट जी, और जिन नामों का जिक्र भी किया शायद आपा, इन सबसे बड़ा कुछ आप तो अपने सीखने की बात कर, हम सब ने ही सीखा। और आपा एक चीज़ और बड़ी आपसे मंसूब है कि जिस कलर का दुपट्टा उस कलर के पेन का इस्तेमाल आप करती थी, और दुपट्टे से हम ज़रूर पूछेंगे आप से मुतालिक पूछेंगे कि ये जो आपका अटायर था, ये जो आपका स्टाइल था, ये आपकी अपनी चॉइस थी, अपने घर की वैल्यूज़ थी, या कि उस दौर में ये रिक्वायरमेंट थी टेलीविज़न की कि दुपट्टे के बगैर खबरें नहीं होंगी? इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि मैं ज़ाहिर है इस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ पर दुपट्टे को बहुत इज़्ज़त दी जाती है और अपने लिबास का बहुत लाजमी और कीमती हिस्सा समझा जाता है। लेकिन जब मैंने टीवी ज्वाइन किया था उस वक्त ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी और उस वक्त दुपट्टा जो है वो ख़वातीन के सर पर रखना लाजमी था, तो ज़ाहिर है मैंने भी रखा। लेकिन जब इसमें नरमी हो गई और ये इजाज़त दे दी गई ख़वातीन को कि वो अगर चाहें तो दुपट्टा सर से उतार भी सकती हैं, तो उस वक्त मैंने ख़ास तौर पे मेरी वालदा ने मुझे इस बात के लिए कहा सख्ती से, और मैंने भी इस बात को तस्लीम किया कि अब चूँकि लोग मुझे दुपट्टा सर पे रखे हुए कबूल कर चुके हैं और मुझे पसंद भी करते हैं, और मैं इस सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी हूँ, मिसाल बन चुकी हूँ कि ये मेरे लिबास का लाजमी हिस्सा है और सबसे खूबसूरत भी, तो मैंने फिर इसको उतारा नहीं सर से। हालांकि मैं उस वक्त उम्र के उस हिस्से में थी, मैं पढ़ रही थी कॉलेज में, जब बच्चियों का दिल चाहता है कि फ़ैशन करें और इस तरह के, लेकिन मेरे मिजाज में शायद ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे ज्वेलरी का शौक़ नहीं था, मुझे अच्छे कपड़ों का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। तो दुपट्टा मैंने उसके बाद अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से अपने बिल्कुल आपा वही स्टाइल आपका जो कि आज तक आप कैरी कर रही हैं, वही कल्चर और उसी लिहाज से एक अपनी आइडेंटिटी होती है जो कि हर इंसान स्क्रीन पर डेवलप करता है। तो आपा आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो स्टाइल है, वो अभी तक लोग उसको सराहते हैं, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको दोबारा भी स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात करेंगे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।